जब भी हम किसी हॉरर मूवीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कॉन्जरिंग का नाम तो आता ही है। ये मूवी अपने आप में ही एक अलग ही दुनिया क्रिएट कर चुका है, जिससे लोगों का इस मूवी के साथ एक खास कनेक्शन बन गया है। जैसे कि हम जानते हैं, कॉन्जरिंग मूवी में जितनी भी कहानियाँ दिखाई जाती है वो रियल केसेस पर बेस्ड होते हैं। अब इस मूवी का आखिरी हिस्सा कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स जल्दी ही आने वाला है, तो आज हम इसी मूवी के पीछे का वो असली कहानी जानेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1973 में, जब पेंसिल्वेनिया में हरिकेन एग्नेस ने जबरदस्त तबाही मचा दी थी। हजारों लोगों के घर बर्बाद हो गए थे और उन्हीं में से एक परिवार था, द स्मॉल फैमिली। इस परिवार में जैक, जेनेट और उनकी 4 बेटियां थी, हेदर, शैनन, कैरन और डॉन, जो विल्क्स-बेयर पेंसिल्वेनिया में रहते थे। हरिकेन के बाद उनका भी घर पूरी तरह से तबाह हो गया था। अब क्योंकि उनका इकलौता घर बर्बाद हो चुका था, इसलिए जैक ने एक नए घर की तलाश शुरू की। जैक के पेरेंट्स जॉन और मैरी पेंसिल्वेनिया के वेस्ट पिट्सटन एरिया में रहते थे। उन्होंने जैक से कहा कि उनकी नज़र में एक काफ़ी अच्छा डुप्लेक्स घर है जो उनके ही मोहल्ले के पास है और काफ़ी अच्छे प्राइस में भी मिल रहा है। उन्होंने जैक को सजेस्ट किया कि अगर वो चाहे तो जैक का परिवार और उनके पेरेंट्स मिलकर वो घर खरीद सकते हैं और सभी एक साथ उस घर में रह सकते हैं। अब ये डुप्लेक्स घर कुछ इस तरीके का था कि सामने एक छोटा हिस्सा था और पीछे बड़ा हिस्सा। जैक के पेरेंट्स का कहना था कि वो दोनों सामने वाले हिस्से में रह लेंगे और पीछे वाला बड़े हिस्से में जैक और इसका परिवार रह लेगा। जैक को यह आइडिया काफ़ी पसंद आता है। अब जैसे कि जैक के पास खुद का घर भी नहीं था और एक ऐसा घर मिल रहा था जो अच्छे प्राइस में भी है और साथ ही जैक के पेरेंट्स भी रह लेंगे। फिर अच्छी से फैसला लेने के बाद जैक अपना सब कुछ बेच बाच कर वेस्ट पिट्सटन शिफ्ट हो जाता है। शुरू के कुछ दिनों तक वो लोग जॉन और मैरी के ही घर में रहते हैं। फिर धीरे से जॉन और मैरी भी अपना घर को बेच देते हैं। फिर दोनों परिवार अपने अपने पैसे मिलाकर आखिरकार वो डुप्लेक्स घर को खरीद लेते हैं। इस तरह पूरा स्मॉल परिवार शिफ्ट हो जाता है 6 स्ट्रीट के उस डुप्लेक्स घर में। घर में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने देखा कि घर को काफी रिनोवेशन की जरूरत है। दीवारों पर जगह जगह स्टेन्स थे, सीलिंग्स डैमेज थी, मतलब घर के अंदर का कंडीशन बिल्कुल भी रहने लायक नहीं था। इसीलिए जैक ने कुछ लेबर्स को काम के लिए बुलाया ताकि घर को थोड़ा रहने लायक बनाया जा सके। लेकिन रिनोवेशन के दौरान एक अजीब सी बात होने लगी। टूल्स जैसे हथौड़ा, स्क्रू ड्राइवर वगैरह जो काम के लिए यूज हो रहे थे वो अपने आप ही गायब हो जाते हैं। अब इस बात में जैक को लगा कि शायद लेबर्स अपने साथ टूल्स को ले गए होंगे या फिर गलती से कहीं रख दिए होंगे। लेकिन जब जैक ने उन लेबर्स को पूछा तो लेबर्स का कहना था कि घर का कोई भी सामान वो अपने साथ नहीं लेकर गए हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो तब होती है जब वो टूल्स वापस दिखाई देते हैं अपने ही ओरिजिनल जगह पे, ऐसे जैसे कि वो टूल्स कभी गायब थे ही नहीं। धीरे धीरे करके स्मॉल परिवार ने पूरा घर को रिनोवेट किया और सारा सामान जमाया। एक दिन जेनेट किचन में खाना बना रही थी, तभी अचानक उसके पीछे रखा इलेक्ट्रिक ओवन बिना ही किसी वजह के आग पकड़ लेता है। अब सबसे डरावनी बात तो ये थी कि वो ओवन तो स्विच बोर्ड से कनेक्टेड ही नहीं था। ये देखकर जेनेट काफी घबराती है और अपने परिवार वालों को बुलाती है। जैसे तैसे करके वो लोग उस आग को बुझा लेते हैं। इसके बाद जो नए पेंट उन्होंने दीवारों पर करवाए थे, उन दीवारों में से पुरानी स्टेन्स दिखने लग गए थे, वो स्टेन्स जो रिनोवेशन के पहले हुआ करते थे। देखने से अब ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दीवारों में पेंट करवाया ही ना हो। थोड़े ही दिनों बाद घर के अंदर सड़े गले जैसी मांस की बदबू फैलने लगी। जेनेट ने कई बार सफाई की, एयर फ्रेशनर्स भी लगवाए, वेंटिलेशंस तक चेक करवाए, लेकिन घर में वो बदबू जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। स्मॉल परिवार घर में ये सारी बातों को इग्नोर कर रहे थे क्योंकि इतने बड़े हादसे के बाद उनके पास एक घर था, उनके लिए वही बड़ी बात थी। इस घर में कुछ महीने बिताने के बाद
जैक का उसके काम में प्रमोशन हो जाता है और बच्चे भी स्कूल में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। ये सब देखकर जैक के पेरेंट्स जॉन और मैरी काफी खुश थे। परिवार का समय उस घर में अच्छे से बीत रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद घर के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इंटेंस होने लगी। जेनेट को बार बार ऐसी आवाजें सुनाई देती थी, ऐसा लगता था जैसे मैरी उसे गाली दे रही हो। जब वो चेक करने जाती तो पता चलता कि मैरी ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। वैसे ही सेम मैरी को भी ऐसी ही आवाजें आती थी, ऐसा लगता था जैसे जेनेट उसे गाली दे रही हो, जबकि जेनेट ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं होता था। एक बार तो मैरी को इतनी तेज आवाजें सुनाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे जेनेट और जैक आपस में बहुत ज्यादा झगड़ रहे हो। लेकिन जैसे ही मैरी जैक के घर में जाती है, वो देखती है कि घर बहुत ज्यादा शांत है, ऐसा कुछ झगड़ा हुआ ही नहीं है। उस घर में जो भी एंटिटी थी वो स्मर्ल्स को आपस में ही लड़वाना चाह रही थी, ताकि उन सब के बीच का इमोशनल कनेक्शन टूट जाए। और अगले ही साल 1974 में जैक की मदर मैरी को हार्ट अटैक आ जाता है। जैसे तैसे करके मैरी हार्ट अटैक से बच जाती है, पर मैरी की हालत ऐसी हो गई थी कि वो ज्यादा चल फिर नहीं सकती थी और उन्हें एक अच्छी देखभाल की जरूरत थी। अब धीरे धीरे उनके घर में ये सारे डिस्टर्बेंसेस बढ़ने लगती है। एक रात की बात है जब जेनेट और जैक अपने बेडरूम में सो रहे थे, तभी जेनेट को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके पैरों को छू रहा है। वहीं दूसरे तरफ जैक के कानों में किसी लड़की की आवाज आती है। जैक अपनी वाइफ के तरफ पलट कर देखता है तो उसे एक काली सी परछाई दिखाई देती है जो जेनेट के पैरों के ऊपर क्रॉल कर रही थी। फिर वो एंटिटी उठकर उनके कमरे से भाग जाती है। अब तक जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रहे थे, जैसे आवाजों का आना, टूल्स का गायब होना, ये तो बस शुरुआत था। लेकिन अब चीजें इतनी ड्रास्टिकली बदल गई थी कि अब वो अपने आंखों से उस एंटिटी को देख पा रहे थे। और अब उस एंटिटी का असली मकसद चालू हो जाता है, स्मर्ल परिवार को फिजिकली चोट पहुंचाना। एक रात कैरन डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना डिनर कर रही थी, तभी सीलिंग में लगा शैंडलियर टेबल के ऊपर गिर जाता है, जिससे कैरन बहुत बैडली इंजर्ड हो जाती है। जबकि रिनोवेशन के दौरान उस शैंडलियर को इतने अच्छे से फिट किया गया था कि वो गिर ही नहीं सकता था। और एक बार हैदर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तभी उसको कोई पीछे से धक्का मार के गिरा देता है, जिससे हैदर भी बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। अब चीजें यहाँ तक नहीं रुकी हुई थी, स्मर्ल्स का पेट डॉग जर्मन शेपर्ड को भी वो एंटिटी उठाकर दीवार में जोर से पटक देता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी जैक अभी भी इसी उम्मीद में था कि ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और जैसा कि वो लोग जिस सिचुएशन से गुजरे थे, उनका घर बर्बाद हो गया था, फिर उन्होंने नया घर खरीदा। ये सब के बाद उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो लोग एक नया घर खरीद सकें। अब जो भी एंटिटी उस घर में थी, उसका फोकस धीरे धीरे जैक और जेनेट पर जाने लगा। एक रात जेनेट जब सो रही थी, तब उसे ऐसा फील हुआ कि उसके नीचे बेड नहीं है। जब उसने अपनी आंखें खोली, तब उसने देखा कि वो 6 फुट हवा में है। और जैसे ही जेनेट चिल्लाती है, वो एंटिटी जेनेट को अगले कमरे में फेंक देती है। घर के अंदर और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग सी आवाजें आना चालू हो जाती है। ऐसा लगता था जैसे घर में बहुत जोरों से कोई चिल्ला रहा हो। अजीब से जानवरों की आवाजों से घर पूरा भर गया था। कुछ नेबर्स का तो ये तक कहना था कि उन्होंने स्मर्ल्स के घर से रात के वक्त चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनी और कुछ फर्नीचर के घसीटने की आवाजें भी सुनी, जबकि उस वक्त स्मर्ल परिवार घर में मौजूद ही नहीं था। अब इस घर में कुछ ऐसा होने वाला था जिसे सुनते ही हमारा रूह कांप जाएगा। एक दिन जैक सोफे में लेटकर टीवी देख रहा था, तभी उसे ऐसा फील होता है जैसे उसकी बॉडी पूरी फ्रीज हो गई हो। वो अपनी बॉडी को मूव ही नहीं कर पा रहा था। तभी एक एंटिटी आती है और जैक को सेक्सुअली असॉल्ट कर देती है। और इतना ही नहीं, जब जैक इस चीज से भागता है, तब वो एंटिटी जैक को उसके घुटने के बल उसे घसीट कर दूसरे कमरे में ले जाती है और उसे बहुत ज्यादा मारती है। इस हादसे के बाद जैक फिजिकली और मेंटली बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है।
और फिर इतने सालों तक का टॉर्चर सहने के बाद आखिरकार स्मर्ल्स मदद के लिए चर्च जाता है, लेकिन चर्च की तरफ से पहला जवाब ये था कि किसी भी ऑफिशियल एक्शन के लिए उन्हें ठोस सबूत चाहिए, क्योंकि सिर्फ बातें सुनकर वो एग्जॉर्सिज्म जैसे बड़ा प्रोसेस नहीं कर सकते। इसके बाद स्मर्ल्स की मुलाकात होती है दो ऐसे लोगों से जिन्होंने उस वक्त काफ़ी सारे रियल हॉन्टेड केसेस को हैंडल किया था, एड और लॉरेन वॉरेन। वॉरेन्स ने स्मर्ल्स की पूरी बात सुनी और बिना किसी डाउट के उनका मदद करने का फैसला लिया। वॉरेन्स ने जैसे ही स्मर्ल्स के घर में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, उन्हें तुरंत ही वहाँ पे चीज़ें महसूस होने लगी। जैसे ही एड वॉरेन घर के अंदर गए, उन्हें बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने लगा और वहाँ की हवा काफ़ी ज़्यादा भारी होने लगी। एड ने फिर अपने हाथ में क्रॉस उठाया और जीसस क्राइस्ट का नाम लिया। तब एक काली बड़ी शैडोवी एंटिटी सामने दिखाई दी। वॉरेन्स ने तुरंत प्रेयर करना चालू किया। वो एंटिटी उस कमरे के मिरर में घुस गई और एक मैसेज लिखा, गेट आउट। घर को पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करने के बाद वॉरेन्स ने बताया कि उस घर में एक नहीं बल्कि 4 एंटिटीज है। पहला, एक बूढ़ी औरत जो खुद से नुकसान नहीं पहुंचाती। दूसरा, एक छोटी लड़की जो काफी एग्रेसिव और वायलेंट नेचर की है। तीसरा, एक आदमी जो इसी घर में टॉर्चर हुआ और इसी घर में उसकी मौत हुई। चौथा, एक डीमन जो बाकी 3 एंटिटीज को कंट्रोल करता है, उन्हें मैनिपुलेट करता है ताकि वो स्मर्ल परिवार को नुकसान पहुंचा सके। एड ने ये भी बताया कि जब से स्मर्ल परिवार उस घर में गया है, तब से उस घर का डीमन और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है। वॉरेन्स के इन्वेस्टिगेशन के बाद चर्च ने फाइनली परमिशन दी और कुछ प्रीस्ट को भेजा गया एग्जॉर्सिज्म करने के लिए। घर में एग्जॉर्सिज्म का प्रोसेस किया गया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ही एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट होता था, एंटिटीज एक कमरे से दूसरे कमरे में भाग जाते थे और वो फिजिकली कभी सामने नहीं आ रहे थे, और इसी वजह से 3 एग्जॉर्सिज्म के अटेम्प्ट्स फेल हो गए। बिना किसी सोल्यूशन के और इतने साल का मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा सहने के बाद स्मर्ल परिवार ने डिसाइड किया कि उन्हें अब ये घर बदल लेना चाहिए। तो साल 1987 में वो लोग एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। उम्मीद ये थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद समझ में आया कि घर छोड़ने से प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है और वो डीमन स्मर्ल के साथ इसी नए घर में भी आ गया है। वो डीमन स्मर्ल परिवार के साथ जुड़ गया था। डीमन स्मर्ल परिवार को उस नए घर में भी उसी तरह से हॉन्ट कर रहा था। फिर वॉरेन्स ने 4th और फाइनल एग्जॉर्सिज्म अरेंज करवाया और आखिरकार इस बार के एग्जॉर्सिज्म के बाद स्मर्ल परिवार को वो सारे एंटिटीज और डीमन से छुटकारा मिला। तो ये थी स्मर्ल परिवार की हॉन्टिंग कहानी। इस कहानी को सुन के दिल दहल गया होगा। कुछ ही महीनों में कॉन्जरिंग का ये मूवी आने वाला है, जिसमें हम स्मर्ल परिवार के साथ बीते हुए सारे इवेंट्स को अच्छे से उस मूवी में देख पाएंगे। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तब तक ले अलविदा, मिलते हैं हम अगले वीडियो पे।